मंथली फॉर्म किस चीज़ का 2 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। इसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, प्लस साथ में अगर मैं इसको और नीचे करके देखता हूँ, ये उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अजय सिद्धू, ये एड्रेस है, फ़ोन नंबर ले सकते हैं। दिस इज वन साइड ऑफ द कॉपी, 2 पेज का है, 1 2 3 4, फर्स्ट पेज तो जैसी कॉपी है, लास्ट पेज पे इन्होंने अपने साइन भी किया है। एक कॉपी अपने पास रखते हैं, एक कॉपी मेरे पास है। इतने छोटे अमाउंट में मैं सिर्फ 250 रुपये की बात करता हूँ। वी आर द ओनली कंपनी जो इतना एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंसेस बेयर कर रही है, सिर्फ एक प्रूफ देने के लिए, बॉस यू आर लीगली अटैच्ड टू द कंपनी। मैं एक जो 2 रुपये की स्लिप आती है वो नहीं दे रहा हूँ, 2 रुपये की भी नहीं पड़ती अब। एक्नॉलेजमेंट है, दिस इज कंप्लीट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी दैट आप एज अ ABC और मैं एज अ कंपनी जुड़े हुए हैं, प्लस आप में बैनर जाता है, स्टिकर्स जाते हैं, एक ब्रोशर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही ज़िंदगी भर जाता रहेगा, वंस वी अंडरस्टैंड कि आपके एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नाउ वी एक जगह से रिक्वायरमेंट आती है कि सर उनको मैनुअल भी चाहिए, क्या रोल्स एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी हैव स्टार्टेड सेंडिंग देम एज एन ईमेल, क्या ABC की क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या सर्विस सेंटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो वी विल शेयर एवरीथिंग विद यू गाइस। आप लोगों के पास सारे मैनुअल होंगे, सर्विस सेंटर का क्या रोल है, EPCs का क्या रोल है, क्या परसेंटेज मिलता है उनको, कौन सी सर्विसेज पे कितना परसेंटेज मिलता है, कौन सी सर्विसेज कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है। आपके पास एक लॉगिन ID पासवर्ड होगा वेयर यू कैन सी कि कौन कौन से एरिया में आपके सर्विस सेंटर्स हैं, कौन कौन से ABCs हैं, कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इनफैक्ट यू कैन सी हु आर ऑल रजिस्टर्ड सर्विस सीकर्स। सर्विस सीकर्स को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत इसलिए है सो दैट वी कैन टेक दम। आज अगर मैं एक फ़ोन पर ऐसी फेक कॉल करता हूँ कि यार मुझे टैक्सी चाहिए, यहाँ आ गया, बाहर ही निकलता है, मैं नहीं जाता, मैंने फूल ऑर्डर करवा दिया, मैं केक ऑर्डर करवा दिया। या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करो तभी के तभी, तो अब तो आपको अवेल करनी पड़ेगी। तो अगर नहीं करते हैं तो वो प्रोविज़न नहीं है। COD है, COD इज कैश ऑन डिलीवरी, नहीं रहता है, मना कर देते। दैट्स द रीज़न सर्विस सीकर को रजिस्टर होना पड़ेगा, जिससे कि मैं ट्रैक कर सकूं कि वो कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन है। अगर कहीं भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो ये बता दीजिए, वी विल सिंप्लीफाई इट, ठीक है। तो आपको नहीं अभितोष, सो सॉरी। कहीं भी लगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम से आगे हैं, बता दीजिएगा, वी विल सिंप्लीफाई और सिंपली लेके चलेंगे। ना ये तो देख लिया आपने फॉर्म। ना माय लास्ट स्लाइड सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बताएगी कि स्ट्रैटेजी रिजल्ट और आउटकम, एक ही चीज़ होगी। I want you to all read out. You will decide. Means एक ही है। किसी भी नाम से बताओ, talk about business, talk about income, earning, talk about profit, success. कुछ नहीं चाहिए। Any doubt you have? No. देखिए, अगर मैं ऑपरेशनली बात करूं कैसे कन्विंस करना है, तो मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता। That is what you have to deal with. आपके सामने कॉल सेंटर क्या क्वेश्चन करता है, मैं नहीं बता सकता। All I can give you FAQs. FAQs are frequently asked questions. जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो टीम ने ऑब्जर्व किए, वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उनके क्या आंसर है वो शेयर करूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिनेरियो सेम हो, वो आपके हिसाब से आंसर जाएंगे। देखिए, 4-5 साल का एक्सपीरियंस में तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ऐसे हो जाते हैं कि घुमा देने वाले।
सारे सेल्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। किसको क्या बेचना है पता लग जाता है, लेगा नहीं लेगा देखते पता लग जाएगा, टाइम देगा नहीं देगा, ठीक है। सब बाद में आता हूँ, ऑफिस के बाद में आते हैं। आई रिमेंबर मैं जब मैं ऐसा एमआर था तो एक डॉक्टर के पास में 1 घंटा बैठा था, एग्जैक्टली घड़ी देख के। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे गंदा दिन था। मैं उस दिन जो जनरली 12 अपॉइंटमेंट्स हो जाती थी, उस दिन सिर्फ 4 या 5 अपॉइंटमेंट हुई थी। एक डॉक्टर के पास मैं 1 घंटा बैठा था और 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने एक गंदा सा जोक मारा था अपने पेशेंट के आगे, और फिर हंस रहा था, हाँ 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 हाँ। क्यों? बिजनेस लेना भाई। हम सेल्स का तो ऐसे होते हैं कि सर सही कह रहे हो, हर बात में हम काम कर दो सर, उसके बाद दिस इज व्हाट यू हैव टू बी। लोगों को देखते ही पता लगना चाहिए आप लोगों को कि ये लेगा, और ऐसा होना चाहिए कि वो ले। नहीं भी ले रहा तो ऐसा इम्पैक्ट छोड़ो कि नेक्स्ट टाइम अगर इंडियन फोन कहीं भी सुने तो यू शुड थिंक अबाउट यू गाइस। वो इंडियन फोन था, यू शुड थिंक अबाउट सचिन, ही शुड कॉल यू एज इंडियन फोन। सब लोग बोलते मोटोरोला से वो आया, और वो का नाम नहीं याद हो। अगर 4-5 लोग जोड़ लेते हो तो ऐसे मत बोलना कि मैं 4-5 सेंटर्स जोड़ ली, तो बोला 4-5 ऐसी जगह जहाँ रुक के मैं पानी पी सकता हूँ। That's our approach. ठीक है जी, guys all set? Anything, कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो कभी भी फोन करो। You guys would be share आपके साथ सारे नंबर शेयर हो जाएंगे। She is not just an HR, prominent part of the company. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो she is the one who handles the marketing slightly, she handles operations slightly, HR completely, admin completely. मेरा काम स्पेसिफिक है मार्केटिंग, इनका काम स्पेसिफिक है ऑपरेशंस, इनका काम स्पेसिफिक नहीं है। जो आदमी सब डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ काम करता है, सबका रूल स्पेसिफिक नहीं होता। Why she is here? क्योंकि इन्हें पता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। She is here because she can correct me anytime if I would go wrong. वही कर सकते, इसके पास नॉलेज होगी। और ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे बन जाए, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो। आप फेस ऑफ द कंपनी, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपसे कोई चीज़ ऐसी पूछ ली जाती है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट से आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन। तभी के तभी फोन पे बात कर रहा है, तभी के तभी बात कर रहे हैं। वंस द कस्टमर इज लॉस्ट, लॉस्ट द बिजनेस। आपको नहीं पता, शायद मैं कन्विंस कर लूँ, शायद शबीना कन्विंस कर ले, या कोई और टीम में कन्विंस कर ले, ठीक है। ये तो इट्स लाइक कभी उन लोगों ने ताश खेले, पता नहीं कौन सा पत्ता क्या निकला। इट्स लाइक दैट, ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज। आपसे कन्विंस नहीं हो रहा, सर्विस सेंटर से कन्विंस नहीं हो रहा, आस्क देम टू आस्क अस। कॉल सेंटर से कॉल पहुंच जाएगी उसके पास, हम लोग कॉल कर देंगे उसके पास। एनीथिंग हैज टू बी सेंड थ्रू कुरियर, प्लीज सेंड दैट। क्योंकि मुझे नहीं पता वो सर्विस सेंटर कितना इफेक्टिवली मेरे लिए काम करे और मुझे आगे तक पहुंचा दे। अगर दिस इज हेल्पलाइन फॉर सर्विस सेंटर्स एंड एबीसी। दिस नंबर, इसके बारे में पता है आप लोगों को? ये कौन सा नंबर है? कॉल करने का स्किल दिस नंबर इज फॉर कस्टमर्स। एक चीज मैं अभी दोबारा स्ट्रेस दूंगा, ऑलवेज थिंक अबाउट द टारगेट ऑडियंस। इसको क्या पिच करना है, ठीक है। आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स होंगे, ट्राई टू मेक देम सर्विस सेंटर्स। पढ़ा लिखा इंसान जल्दी समझ जाएगा, जो आपको जल्दी समझ गया वो आपको और आगे ले जाएगा। उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग की चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे होंगी, कैसे रेवेन्यू उनके पास पहुंचेगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी, कैसे ट्रैक होगी, you can call him, you can call me, you can call anybody. इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा मेरा। कभी प्रॉपर्टी का काम देखा है? किसी प्रॉपर्टी को अप्रोच करो, उसको बड़ा पता लग जाएगा।
ऐसा नेटवर्क होना चाहिए हम लोग सबको नीचे से जुड़ा दीजिए Work like that. Achieve what you want. और नेटवर्क आप लोग बना के रखना। ABC सर्विस सेंटर को ना पता है उसने क्या डील एग्जीक्यूट करी है, ASM को बता दे कि सर मैंने ये डील एग्जीक्यूट करी है, उसको मत बताना। Rest we'll see what has to be done, but that's the confidence which you have to build. वो कॉन्फिडेंस आप लोगों को बनाना। You have to make sure कि उसका सर्विस सेंटर से भी अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात रहें, आपसे भी दोस्ताना ताल्लुकात रहें। तो जितनी अच्छी रिलेशनशिप होगी, उतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, उतना बड़ा नेटवर्क होता है, उतनी अच्छी फैमिली होती है। ठीक है? पैकेजेस चाहिए, किसी को ट्रैवल्स चाहिए, किसी को नौकरी के लिए चाहिए, या शादी का है कॉन्सर्ट जैसे इसमें पंडित का है, जो जो सर्विसेज है ये मतलब जिस समय डिमांड क्रिएट हो किसी भी कस्टमर से, तो सर्विस उसको टाइमली फॉर्म वे में अगर मिले, सप्लाई और डिमांड में गैप ना हो, कहीं ब्रेक ना हो। चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मुझे ये बताओगे कि सर्विस प्रोवाइडर इसमें कहाँ से आएंगे? क्या हम बना के देंगे आप लोग आएंगे? हम लोग आना कैसे? जो हमारे के जितने सर्विस प्रोवाइडर हैं किस किस चीज़ में डील करते हैं, हाँ। वो डाटा हम आपको आप लोग को हमें देंगे, कस्टमर के कस्टमर केयर को देंगे। पक्का? ADM से बताया आपको? यस क्या होता है? डाटा मैनेजमेंट सेंटर। इसका काम क्या होता है? डाटा मैनेजमेंट मतलब जो सिंपल हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका डाटा ही होते हैं। चलो मैं एक दुकान वाला हूँ, ठीक है, आपको अगर मुझे बताना है कि आप चाहे मेरे पास आए हो, मेरे पास ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर की फ्रेंचाइजी देनी है आपको, तो आप मुझे ऐसा क्या बताओगे जिससे मेरे दिमाग में एकदम क्लिक कर जाए और मैं ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर बन जाऊँ? पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू पे वो कितना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, आप किसी आउटसोर्स कंपनी के नहीं हो, आप हमारी कंपनी के हो, तो वो किस तरीके से कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहले तो ये बताओ कि किसी को भी आप बना रहे हो कुछ भी, कैसे कैसे बनाओगे, उसे क्या बताओगे जिससे कि वो ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर बन जाए? इसकी वर्किंग पता है पूरी प्रॉपर? हाँ, क्लियर है वर्किंग? नहीं देखो, अभी तक दिमाग में जो भी डाउट है क्लियर कर लो, क्योंकि फील्ड में जब आप लोग जाओगे ना, अगर आपके दिमाग में डाउट है तो आप आगे उसे कन्वे नहीं कर सकते, वही एकदम स्टक हो जाओगे। अगर आपको चारों ऑथराइज एसोसिएट मैनेजमेंट सेंटर्स पता हैं तो ही आप किसी को समझा सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं समझा सकते। सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं तभी आप आगे चल के समझाओगे, अगर नहीं समझा सकते। समझाना आप लोगों को अपने वर्ड्स में जितने सिंपल हो सके उतने सिंपल, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग सेमी एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं, सेमी एजुकेटेड। आधी चीज़ें जानते हैं, आधी नहीं जानते। शुरू से शुरू करें, हाँ, जल्दी एकदम रिकैप हो जाएगा। ये सर्विस प्रोवाइडर बनाएगा एंड सर्विस चेकर सर्विस प्रोवाइडर बनाएगा और सर्विस चेकर हम दोनों के बीच में और डिटेल सब कस्टमर केयर को भेजेगा। अच्छा, अगर कस्टमर केयर को भेजेगा, आपको सर्विस सेंटर का बता दिया, ऑथराइज सर्विस सेंटर बता दिया क्या? हाँ, आप बताओ रुतुष, ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर। इसका ऑथराइज डाटा मैनेजमेंट सेंटर है। हाँ, कहते हैं ये कस्टमर केयर को नंबर और नेम और उसका व्यवसाय देगा और कस्टमर केयर वहाँ से उसको मोटिवेट करेंगे। सपोज मान लो अगर 10 नंबर मिलता है पर डे, तो उसमें से अगर 5 मोटिवेट हो जाती है तो उनका परसेंटेज इनको मिलेगा 20%। अच्छा मनोज, सॉरी क्या नाम है, अजय, अगर आप किसी के पास जा रहे हो फ्रेंचाइजी बनाने के लिए, ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर अगर ये सवाल करता है कि मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे, तो आप क्या दोगे उसे, क्या जवाब दोगे? अगर किसी को आपको ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि मेरे पास लोग क्यों आएंगे, कैसे मैं डेटा प्रोफाइल पोस्ट करूँगा, तो क्यों आएंगे उसके पास लोग? ADM से जो आप अपॉइंट करोगे आप उन्हीं लोगों को करोगे जहाँ पे आपके जो वॉकिंग्स हैं वो प्रेफरेबली ज़्यादा हों, या आप उस एरिया के अंदर सपोज आपकी जो स्टोर है वॉट एवर इट इज़, साइबर कैफे जो कुछ भी, तो आपके वहाँ पे एक होल्ड है, आपको पब्लिक वहाँ पे जानती है, फर्स्ट यू विल अप्रोच देम ओनली। उसके पास में लोगों का एक तो रेफरेंस भी रहता है। कितने लोग ऐसे होते हैं आपको पता है जिसका अगर किसी का होल्ड होता है, किसी एक मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर देखा जाए, अगर उसका कोई होल्ड होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच सिर्फ एक चीज़ को करता है, किसी बड़े बिजनेस को, जहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, बड़ा पैसा हो।
अगर हम किसी को 250 रुपये के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वही आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपका वॉक-इन्स है, सपोज साइबर कैफे आपका है, राइट, या मतलब जहाँ पे आपके वॉक-इन्स आता है वहाँ पे साइबर कैफेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, वो हमारे यूज़फुल नहीं, हमारे लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है। डजंट मैटर, आपका कोई स्टोर होगा, ये साइबर कैफे वाले को नहीं पता होता है, साइबर कैफे वाले को नहीं पता, पीसी वाले को नहीं पता कि जो आ रहा है उसके पास क्या काम करता है। नॉर्मल जो स्टोर वाला है उससे तो पता ही होता है वहाँ पे क्या हो रहा है। ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर हमारे अपने शॉप के बाहर हमारा बोर्ड लगाएगा, पहली चीज़, ठीक है। उस बोर्ड से जब पब्लिसिटी होगी तो उसे सिर्फ बोर्ड से पता लगेगा। दूसरा, वो एडिशनल बोर्ड्स लगवाएगा, जैसे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो भी है, जो भी उसका कोड लिखेगा उस पर वैकेंसी अवेलेबल, जॉब अवेलेबल, अपने एरिया के लोकेशन में छोटे या बड़े कामों की ज़रूरत हो तो यहाँ संपर्क करें, इस तरीके से, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट सेंटर का सिर्फ 2 काम है और कुछ नहीं। प्रोफाइल पोस्ट करना, वो भी 2 लोगों की, एक सर्विस सीकर और एक सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस सीकर की भी सिर्फ उनकी जो हमारे पेड सर्विस सीकर्स हैं। सर्विस सीकर्स होते हैं जिनको सर्विस की ज़रूरत होती है, यानी किसी चीज़ के लिए हमारी इंडिया ऑन फोन को वो अप्रोच करते हैं, वो होते हैं हमारे सर्विस सीकर। सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारी कंपनी के लिए ऑथराइज्ड होके हमारी सर्विस को अवेल कराते हैं अपनी पर्टिकुलर लोकेशन में। एडीएमसी प्रोफाइल पोस्ट कराता है, ध्यान रखना, सिर्फ एक काम है इसका, प्रोफाइल पोस्टिंग। इसने अपनी शॉप के बाहर बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर जॉब मिलती है, यहाँ पर आप अपने काम को रजिस्टर करा सकते हैं, कुछ भी। लेट्स सपोज अगर अभितोष की शॉप है, अभितोष ने अपने बाहर बोर्ड लगा दिया, मैं इनकी दुकान पे आता हूँ, भाई साहब मुझे जॉब की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। ये क्योंकि हमारे ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर है तो इन्हें पहले तो इंडिया ऑन फोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि आप लोग जब बनाएंगे तब देंगे। ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर पहले बाइफरकेट करेगा कि उसे जॉब चाहिए या उसे अपना काम करना है। अगर वो कहता है कि मुझे अपना काम करना है, उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि कंपनी ऐसे है, इन सब चीज़ों में डील करती है, आपको अपनी पर्टिकुलर लोकेशन में ही काम मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं तो। वो कहते हैं ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, जनरली होता है। इन दैट केस हम सिर्फ उससे प्रोफाइल पोस्ट करने के लिए कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि आप अपनी सिर्फ प्रोफाइल पोस्टिंग करा दीजिए। प्रोफाइल पोस्टिंग के 25 रुपीज़ चार्जेस हैं। कस्टमर केयर में कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करा दी जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमारी बैकएंड टीम कॉल करेगी उस पर्सन को एडिशनल बेनिफिट्स बताने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है उस केस में दोबारा उसे उसी एडीएमसी के पास भेजा जाएगा, वहाँ पे जाके वो 100 रुपीज़ की और पेमेंट करेगा। ये हो गया सर्विस प्रोवाइडर का। सर्विस सीकर का, अगर किसी को खाली जॉब चाहिए वो सिर्फ वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल पोस्ट कराएगा। जब उसकी जॉब अवेलेबिलिटी होगी तो उसके पास डायरेक्ट बैकएंड से, कस्टमर केयर से या फिर डायरेक्ट कंपनी से अप्रोच होगा, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस में बेनिफिट किसको क्या क्या गया, ठीक है, किसको क्या क्या बेनिफिट गया। एडीएमसी को सबसे पहले तो प्रोफाइल पोस्टिंग पर पूरा 80% का प्रॉफिट होता है। प्रोफाइल पोस्टिंग कितने रुपए की है? 25 रुपये। 25 रुपये में से 20 रुपये एडीएमसी के। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर पे। सर्विस प्रोवाइडर 2 कंडीशन में बनते हैं। पहला, सिर्फ प्रोफाइल पोस्ट करी, हमारे कस्टमर केयर ने या हमारी बैकएंड टीम ने उसे अदर बेनिफिट्स बताए और तब कन्वर्ट हुआ। अगर ऐसा होता है तो उसे 10% मिलता है 100 रुपीज़ का। और अगर एडीएमसी ही सारी चीज़ें समझा के उसे अपनी तरफ से एज ए ऑथराइज्ड डेटा सर्विस प्रोवाइडर अगर उसे हमारे साथ लिंक अप करता है तो उसका 20% होता है। यानी कि अगर मोटा मोटा अगर हम इसे समझें तो एडीएमसी पेड सर्विसेज पे ₹25 लेता है, जिसमें से ₹20 होते हैं उसके, ठीक है। ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर के लिए अगर वो अपनी तरफ से बनाता है यानी सेल्फ जनरेटेड, तो उसे 20% मिलता है, ठीक है। ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर बैकएंड से बनता है अगर तो उसे 10% मिलता है। ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर से अगर वो 125 रुपये लेता है तो कितना होता है उसका? ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर को अगर वो सेल्फ जनरेट करता है
तो उसके पॉकेट में कितने रुपए जाएंगे? 40 40 रुपये। क्यों? क्योंकि 20 रुपये प्रोफाइल पोस्टिंग के, 20 20 रुपये उसके कमीशन के जो उसने कन्वर्ट करके दिया है। और अगर कस्टमर केयर कन्वर्ट करता है तो कितना रुपये होंगे? 30 रुपये। ADMC का सिर्फ 1% प्रॉफिट और कुछ नहीं। यहाँ पे ADMC क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट? जो सर्विसेज अभी आप लोग बोल रहे थे वो सर्विसेज ADMC ही करवाएगा, क्योंकि वो अपने छोटे से लोकेशन में 3 ब्लॉक्स होते हैं। पहला रीजनल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, 3 लेवल होते हैं। रीजनल लेवल पे आप लोग करवाएंगे, उसी से बनेगा स्टेट लेवल। स्टेट लेवल होने के बाद नेशनल लेवल हमारा मार्केटिंग, जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट टीम है जो कॉर्पोरेट सेल्स पे काम करता है वो कराएगा। ठीक है, अगर रीजनल और स्टेट लेवल हो जाता है तो नेशनल लेवल ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है पहली बार। लेकिन जो बहुत बड़े टाइप्स हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ी सर्विसेज के लिए, उन सब के लिए हमारे जो कॉर्पोरेट स्टाफ है वो इस चीज़ को डील करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना जो भी लोकेशन मिली है उस लोकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स ऐड करने, ताकि ये जो सर्विस वर्ड हर जगह सुनने को मिलता है, क्योंकि आप जब लोग जाओगे हर कोई ये कहेगा कि भैया अगर सर्विस अच्छी है तो ही काम करेंगे, सर्विस अच्छी है तो ही काम करेंगे, और सर्विस अच्छी है तो ही काम करेंगे। ये 3 सवाल है और तीनों का जवाब एक ही है, आप लोग कितना काम कर सकते हैं, आप कितने लोगों को ऐड करा सकते हैं। आपको देखना ही ऐसा आदमी पड़ेगा जो आदमी सबसे ज़्यादा ऐड कर सके। ADMC ऐसी जगह पर बनाओ जो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे हो, जहाँ पे बोर्ड भी लगाए तो विजिबल हो, लोगों को नज़र आए कि हाँ यहाँ पे ये काम होता है। आते जाते भी लोग देखें तो हाँ यार यहाँ पे एक बार प्रोफाइल पोस्ट कराने में क्या जाता है, देख लेते हैं। 25 रुपये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लोगों को अगर काम मिले तो। ठीक है, सर्विस सीकर्स बहुत मिल जाएंगे अगर हमने एक बार इसकी ब्रांडिंग कर दी। लोग कॉल करना शुरू कर देंगे, मेरे पास ये भेज दो, मेरे लिए ये करवा दो, मेरे पास वो करवा दो, क्योंकि ज़रूरत हर किसी को हर चीज़ की होती है। मैं भी 1 महीने में कम से कम 2 बार जस्ट डायल को कॉल कर लेता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ यार आसपास के ये कहाँ मिलेगा। सेम ऐसे ही होगा, अगर एक आदमी 1 महीने में 2 बार कॉल करता है इंडिया ऑन फोन को, तो पूरे 100 अरब लोग कितनी बार करेंगे सोचो, 200 अरब बार। ये तो बहुत मिनिमम बताया मैंने। ठीक है, तो उतने ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर ऐड कराओ जिससे कि कभी ये सवाल मार्केट में आए कि सर्विस नहीं मिल रही। सर्विस प्रोवाइडर ऐड कराना आपका काम है। अगर कोई ये चीज़ बोलेगा ना कि मेरी एरिया में सर्विस नहीं मिल रही, तो ये मत कहिएगा कंपनी रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ASMC आता है, ASMC ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर। ठीक है, आप मुझे बताओगे तो ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर होता क्या है? वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। कैसे? आप बताओ। सर्विस सीकर जो है उसके रिक्वेस्ट को लेके ये एग्जीक्यूट करेगा प्रोवाइडर्स। एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे? जैसे एक कस्टमर, आई एम सर्विस सेंटर ऑथराइज सेंटर, मेरे पास एक कस्टमर आया कि मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, उस एड्रेस पे भिजवाना है। मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर है, पिज़्ज़ा हट ये लोग जो, मैंने उसको ऑर्डर किया और उसका पिज़्ज़ा डिलीवर करवा दिया। पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करेगा इसमें? प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, मैं ये जानना चाह रहा था। आप बताओ मनीष। मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर एक्सेप्ट किया। मैं कैसे प्रोसेस कैसे काम करेगा? सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप अगर किसी को समझाओगे सबसे पहले आदमी ये पूछेगा कि भैया ठीक है आप मुझे सर्विस दे रहे हो, लेकिन दोगे कैसे? पहला था सर्विस का इशू, क्लियर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर ने दिया, ख़त्म हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे सर्विस चाहिए, तो आप कैसे समझा सकते हैं उसे कि उसे सर्विस मिलेगी कैसे? किसी को भी क्लियर हुआ है अभी तक ये वाली चीज़? हाँ बोलो कुछ। से वो प्रोडक्ट मतलब तो कुछ प्रोडक्ट बताएगा तो वो कस्टमर केयर को फ़ोन करेगा सर्विस और वहाँ से वो प्रोडक्ट के जैसे बताया कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो फिर वो Requirement drop उसका किया है, रिक्वायरमेंट जो drop होगा उसको वहाँ पे कस्टमर केयर, फिर उसका कस्टमर केयर पता लगेगा कि पटना में कौन सा मतलब पिज़्ज़ा मतलब कौन नज़दीकी जो देने वाला है, फिर वो उसको कॉल करके फिर पिज़्ज़ा डिलीवर करवाना। अच्छा, जैसे लोकल में आप बताओ। सपोज रिक्वायरमेंट है उसको किसी होम की अदर स्टेट में,
सबसे पहले तो वो अपने सर्विस प्रोवाइडर को या कस्टमर केयर में अगर डायरेक्ट कॉल करता है कि मेरे को ये इस लोकेशन के अंदर पर्टिकुलर ये चाहिए, तो वहाँ का जो सर्विस सेंटर होगा वहाँ पर कस्टमर केयर उनके इस पर एक लिस्ट भेज देगी उस एरिया की कि उस लोकेशन पर किस रेंट में कितने इसमें किस पर्टिकुलर एरिया में उसको चाहिए। अगर वो उस जगह पर करता है तो उससे एक मतलब फीस बोल लो या वो कितना मतलब उसमें पे कर सकता है, अगर अपन उसको सर्विस देते हैं तो उस बिहाफ पर सर वो कर लेगा। अच्छा, आप सबके घर में कंप्यूटर तो होने होंगे, है ना? अगर किसी इंजीनियर को विजिट पर मंगाते हो तो कितना रुपये लेता है? 250 रुपये फिक्स चार्जेस होते हैं, 250 रुपये। देखो, हमारी सर्विस पे डिपेंड करता है, सिर्फ हमारी सर्विस पे डिपेंड करता है कि कौन सी सर्विस है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम होता है सर्विस प्रोवाइडर को सर्विस मैनेजमेंट सेंटर को इंक्लूड करते हैं। पहली चीज़, नेचर ऑफ सर्विस पे ASMC का काम सिर्फ और सिर्फ दो है और कुछ नहीं, सिर्फ दो और कुछ नहीं। पहला, ऑर्डर जनरेट करना, दूसरा ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा? अगर कोई पेड सर्विस है तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर कराना है, आप लोगों का एग्जांपल, मैं कॉल करता हूँ इंडिया फोन में, इस एड्रेस पे आप पिज़्ज़ा डिलीवर करा दो, पेमेंट आपको वहीं से मिल जाएगी। फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ, इस एड्रेस पे पिज़्ज़ा डिलीवर करा दो, आपको पेमेंट मिल जाएगी। इस तरीके से करके 4-5 बार में करता हूँ, ठीक है? 4-5 बार पिज़्ज़ा मिल गया, और आप लोगों को क्या पता मैंने सही एड्रेस दिया है गलत? क्यों? सही कहा ना मैंने? जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होगा वहाँ पर ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर इन्वॉल्व होगा। जिस जगह पे रिस्क इन्वॉल्व होगा, ध्यान रखिए। ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर हर छोटी से छोटी लोकेशन पे, हर गली में कई सारे होंगे, वो अपने लोकल आदमियों को तो जानते होंगे। जब कोई ऑर्डर जनरेट करता है उनके थ्रू, तो ये ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होगा तो वो पेमेंट कंपनी के पास पहुंच जाएगी, या सर्विस प्रोवाइडर या नहीं अकाउंट से, या सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट मिल जाएगी। मुझे अपना अगर कंप्यूटर ठीक कराना है, शायद आपको मेंबरशिप कार्ड का नहीं बताया होगा। मेंबरशिप कार्ड जितने भी कॉमन पर्सन है, कुछ टाइम बाद हमारे मेंबरशिप कार्ड अवेलेबल होंगे मार्केट में, जिससे कि क्या होगा, हमें ये श्योरिटी रहेगी कि उसको जो भी सर्विस चाहिए वो शॉर्ट है, हम उसके पास भेजेंगे तो पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हम ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर को अप्रोच करेंगे। अगर मुझे कंप्यूटर भी ठीक कराना है तो मैं क्या करूँगा, एक मेरी गली के पास के सर्विस मैनेजमेंट सेंटर के पास जाऊँगा। अगर ये चीज़ श्योर है, श्योरिटी हम देखेंगे उसकी कंपनी के साथ, लॉयल्टी के साथ कस्टमर की। पहली बार तो हम उसके पास भेजेंगे, लेकिन अगर वो तीसरी चौथी बार कॉल कर रहा है, हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे कि हाँ, जितनी बार भी एग्जीक्यूटिव उसके पास जाता है, पेमेंट करता है, जो भी सर्विसेज के लिए बोलता है उसे अवेल करता है, तो उस केस में वो ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर को अप्रोच नहीं करेगा। अगर कोई कस्टमर कंपनी के लिए लॉयल है, अपने काम के लिए लॉयल है, तो उस केस में वो सर्विस मैनेजमेंट सेंटर के पास ऑर्डर लेके नहीं जाएगा, उस केस में वो डायरेक्ट कस्टमर केयर को ऑर्डर दे सकता है। लेकिन फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम प्रेफर यही करेंगे कि सर्विस मैनेजमेंट सेंटर के थ्रू, क्योंकि वो गारंटी ले रहा है, उसके घर के पास में ही रहता है, उससे जानता है, उसने बोल दिया हाँ ठीक है, तो अगर कुछ हुआ भी तो बाद में उसको पकड़ सकते हैं। यहाँ से ऑर्डर जनरेट हुआ, सर्विस मैनेजमेंट सेंटर ने कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर में कॉल करके उसने बोला कि ये आदमी है, इसका ये एड्रेस है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ये विजिटिंग चार्जेस देने के लिए तैयार है। सर्विस प्रोवाइडर जाएगा, खाली हाथ तो नहीं आएगा ना, यानी विजिटिंग चार्जेस देने के लिए तैयार है। एडिशनल कुछ भी खर्चा होगा तो वो आपको वो वहीं पे करके देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक करे ना करे वो 250 रुपये देने के लिए तैयार है। इस केस में हम सर्च करेंगे, हमारे कस्टमर केयर बैकएंड टीम, जो बैकएंड टीम देखेगी कि उस एरिया में सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से, ठीक है, उस एरिया में सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से। सर्विस प्रोवाइडर भी पहुंचते हैं ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर के, ये तो पता है आप लोगों को। जितने भी डेटा मैनेजमेंट सेंटर सर्विस प्रोवाइडर बना रहा है वो सारे के सारे एंड में लिंकअप होते हैं ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर से। अगर मान लीजिए मान लो मेरे पास एक बी ब्लॉक है, ठीक है, बी ब्लॉक है, मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट हुई और जनरेट हुई बी ब्लॉक के लिए, ठीक है। इस जगह पे 10 ASMC हैं और 50
ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर है जो कंप्यूटर ठीक करता है। ठीक है, ये जनरली उसका सवाल यही होगा कि यहाँ पे आप लोग मुझे बना रहे हो, अगली गली में जाओगे दूसरे को बना दोगे, तीसरे को बना दोगे, फिर मेरा काय का बनेगा? जनरली होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 ASMC में से हम किसको वो ऑर्डर देंगे? क्वालिटी वाइज में श्योर क्वालिटी देखेंगे, सर्विस देखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे। कुरियर वाले ASMC ने अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट की है कंप्यूटर ठीक कराने वाले, तो हम इन 10 के 10 में से सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऐसा आदमी है जो कंप्यूटर्स में डील करता है, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज है कुछ, यानी उसका नेचर ऑफ बिजनेस देखेंगे, क्योंकि बेनिफिशियल हमारे लिए वही होगा। ठीक है, वो रिक्वेस्ट हम उसे देंगे और उसके पास वो सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं, इसकी टेंशन उसे नहीं लेनी। ये 50 के 50 जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इन 10 के लिए हैं। वो किसी एक के लिए फिक्स नहीं है कि उसने बनाया तो वो उसके अंदर जाएगा, उसने बनाया तो उसके अंदर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सर्विस प्रोवाइडर से कुछ नहीं लेना देना, हमें लेना देना है ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर से। हम उसे बताएंगे ये आदमी है आपके पास जो कंप्यूटर ठीक करता है, आप इसे कांटेक्ट करके उसे ये एड्रेस दे दीजिएगा, ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, बैकएंड टीम ने आइडेंटिफाई किया सर्विस मैनेजमेंट सेंटर को, उसे कहा और वो चला गया, सर्विस प्रोवाइडर को भेज दिया उसने दूसरी लोकेशन पे, वो गया ठीक करके 250 रुपये ले आया। ठीक है, प्रोसेस खत्म हो गया। अब इस प्रोसेस में जो इन्वॉल्वमेंट हुई उसमें से रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है? अब आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो चुकी है, अब मुझे ये बताओ कि रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हुआ, इसमें कहाँ से पैसा आया, बताओ कौन बताएगा? बताओ। सर्विस प्रोवाइडर अपना कोड करेगा, सर्विस प्रोवाइडर अपना ऑर्डर सर्विस प्रोवाइडर जनरेट हुआ है, उस ऑर्डर जनरेट पर जितना भी ऑर्डर है उसका जो भी अमाउंट है उसका 20% जनरेट हुआ। फिर से बोलना। जो ऑर्डर जनरेट हो रहा है और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर पर्टिकुलर मतलब 20% जनरेट होगा, कैसे? रेवेन्यू जनरेट होगा। कैसे? जैसे AS मैं अगर मान लो 250 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मैं एडिशनल 20% और दूंगा? सर्विस प्रोवाइडर जो अपना रेट 250 कोड रुपये तो विजिटिंग चार्जेस है, वो तो सर्विस प्रोवाइडर लेगा ना, नहीं काम की मेहनत तो वो लेगा, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? सर्विस प्रोवाइडर अपने एक कॉल के लिए जो ऑफर कोड किया है वो रेवेन्यू। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये 50 लोग हैं, मैंने इन 50 में से किसको ऑर्डर दिया? जिसने सबसे ज़्यादा हमें ऑफर पे ऑफर किया कि आप मेरे को विजिट दोगे तो मैं इतना रुपया दूंगा, आप मेरे को विजिट दोगे तो मैं इतना रुपया दूंगा। सर्विस प्रोवाइडर को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है एक इंश्योरेंस वाले एजेंट। इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि भैया आप मेरे को 3 लाख रुपए की पॉलिसी करवा दो 1 महीने में, मैं उसमें से 50,000 रुपये आपको दे दूँगा। तभी तो रखते हैं कमीशन बेस एजेंट, किस लिए रखते हैं? इसीलिए रखते हैं। मार्केटिंग पे लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों। एक इंस्टीट्यूट देख लो, कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 4-5 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट करता है। एजेंट कितने आते हैं? 10, 20, 50, हद मार के, इससे ज़्यादा तो नहीं आते। हम क्या दे रहे हैं? वो एक तरह से लाइबिलिटी ले रहे हैं अपने ऊपर। 5 लाख रुपए की एडवर्टीजमेंट करोगे तब 50 लोग आएंगे। हम कोई लाइबिलिटी दे ही नहीं रहे, हम तो कहते हैं विन विन सिचुएशन है, जितना काम दे रहे हैं उसी में से तो देना है आपको पैसा। वो कहते हैं कि अपने पास एडवर्टीजमेंट में तो हम बस फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास इतना पैसा आएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना आता है वो मंथ एंड में पता लगता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा है, जितना ज़्यादा पैसा दोगे हम आपको लीड देंगे ही देंगे, आपको काम देंगे ही देंगे। जितना काम आप पहले से करते थे उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा आपका काम। कितने रुपए लेंगे? जितना आप बताओगे ऑफर करोगे वो उसके ऑफर पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जो जितना ज़्यादा हमसे शेयर करेगा हम उसे उतना ज़्यादा देंगे। और आदमी अगर कमाता है तो खर्च करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन पहले से खर्च करे वो किसी को भी नहीं पसंद, है ना। मान लो अगर इसने 100 रुपये कोड किया था, मैक्सिमम 100 रुपये मान लेते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर ने 7 रुपये कर लो, ठीक है। मान लो अगर उसने 100 रुपये कोड किया तो ये 100 रुपये की ट्रांजेक्शन कैसे घूमेगी, कैसे जाएंगे? रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर पे जाके उससे 5% रेवेन्यू में पहले रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर के पास गया, चलो ठीक है 100 रुपये रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर के पास गए थे, बोलो
1% सर्विस सेंटर 1% सर्विस सेंटर के पास गए, चलो बताओ, अब बताओ। क्लियर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, है ना? घूम गए मेरी बातों में इतनी जल्दी। इस कंपनी का जो प्रॉफिट है जो 100 रुपीज़ था उसमें 20%। अरे वो तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इस 100 रुपये? पहले ये जो 100 रुपये है पहुंचेगा कैसे? सर्विस प्रोवाइडर कैसे देगा? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि सर्विस प्रोवाइडर ये पैसा कैसे देगा? कैश ऑलरेडी है कि वो देगा ही देगा। 1000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ उसको तो पहले बैंक अकाउंट के अंदर, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, तो रेवेन्यू में रेवेन्यू रेवेन्यू सेंटर में जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर रेवेन्यू सेंटर में जाएगी, फिर से बोलना। सर्विस प्रोवाइडर रेवेन्यू सेंटर में जाके ठीक है, उनको 100 रुपये देता है, ठीक है। 100 रुपये उसने दे दिए रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर को, तो कितने आगे देगा वो? ये तब उसको अपना अपने अकाउंट से कितने डिडक्ट कराएगा? 2 से 5% कटवा लेगा। 5% काट दिया, चलो 95 रुपीज़। अब इनका क्या होगा? अब एडीएमसी को 10% मिल जाएगा इसमें। एडीएमसी को 10% मिलेगा, ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर को। उसका तो कोई रोल ही नहीं है। ये सर्विस में 20%। कौन से वाले को? सर्विस मैनेजमेंट सेंटर कौन से वाले को? कितने सर्विस मैनेजमेंट सेंटर इन्वॉल्व थे इसमें केस में? 50। दो। कौन कौन से थे, अच्छा बताओ। मेरा भी, मैं यहाँ पे देख रहा था, पता ही नहीं आपने क्या इस किया। प्रोसेस में पूरे में 2 सर्विस मैनेजमेंट सेंटर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? सर्विस प्रोवाइडर बस वो दो ही हैं और उसके नहीं, बाद मैं तीसरा- पूछ रहा हूँ इस प्रोसेस में ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर 2 इन्वॉल्व थे, किस किस जगह पे इन्वॉल्व थे? मेरा क्वेश्चन है, पहले तुम बताओ। ऑर्डर जनरेशन और ऑर्डर एग्जीक्यूशन में है। आवाज ऑर्डर नहीं आ रही। जनरेशन और ऑर्डर एग्जीक्यूशन में है, डेली के एक ऑर्डर जनरेशन पे और ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे, दो ही जगह पे 2 एसएमसी इन्वॉल्व थे। दोनों का कितना कितना हो गया? 20% हो गया, ठीक है। 20% हो गया 95 रुपीज़ में से। उसके अलावा फिर और भी किसी को कुछ जाएगा? 1% सर्विस सेंटर। रेवेन्यू सेंटर 1% सर्विस सेंटर हो गया, और भी किसी को जाएगा? हाँ, नहीं, 1% सर्विस सेंटर को जाएगा। इसके अलावा तो कहीं किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर के सिर्फ 2 काम है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना और ऑर्डर को जनरेट करना और एग्जीक्यूट करना। इस केस में जनरेट भी हुआ, एग्जीक्यूट भी हुआ। हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर नेचर ऑफ वर्क से, उसकी क्वालिटी से, उसकी सर्विसेज से, उसके प्रीवियस ट्रैक से जो कंपनी के साथ बन गया होता है, तभी हम उसी सर्विस मैनेजमेंट सेंटर को देते हैं। और दूसरा डिस्टेंस से, कि अपने डेस्टिनेशन से वो कितना दूर है, सर्विस डिलीवरी के डेस्टिनेशन से कितना दूर है। सर्विस प्रोवाइडर को हम 2 कंडीशंस पे देते हैं, पहला नेचर ऑफ बिजनेस और दूसरा उसका ऑफर कोड, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कोई लोग ऑफर बोर्ड पे ज़्यादा देते हैं लेकिन उनका सर्विसेज ठीक नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हम उसे ना दें, क्योंकि जब क्लाइंट डिससेटिस्फेक्शन होता है तो उसे कोई भी टॉलरेट नहीं करता। सेम चीज़, कोई फर्क नहीं। रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर सिंपल है, सर सर्विस प्रोवाइडर जो है 100 रुपीज़ जो इसका ऑफर बोर्ड का कोड, वो रेवेन्यू मैनेजमेंट में जाएगा क्या? जितनी भी पेमेंट है, हमारे पेमेंट का जो सेंटर है वो है ही रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर। तो जैसे एक समय में 10 से 12 के बीच में इसको 5 ऑर्डर मिला, 5 एग्जीक्यूट किया ये जाके अलग अलग बंदे को बीच के, तो वो इवनिंग में सारा रेवेन्यू पहुंचाएगा या फिर ये डाउट आपका भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब हम आगे आएंगे, ठीक है। ऑथराइज रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर का काम होता है सिर्फ पेमेंट कलेक्शन का। जितना भी ऑफर बोर्ड पे कोड होता है या जितना भी हार्ड कैश आता है वो सारा वो जमा कराते हैं रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर के पास, ठीक है। वो अपना 5% काट के बाकी सारा कंपनी में डिपॉजिट कर देंगे। 5% वो काटता कैसे है? वो अपना
5% काट के बाकी कंपनी में सबमिट कर देता है। काटता कैसे और सबमिट कैसे करता है बता सकते हो भाई? सबमिट कैसे करता है वो ललित बताओ। उसमें से 2 से 5% अपना काट लेगा और जो पहले आएगा वो तो कट के आएगा और बाकी का 95% कंपनी में। कैसे जाएगा उसके पास वर्चुअल अकाउंट बना हुआ है कंपनी 1000 का, IOP कैश। आईओपी कैश अकाउंट है जिसमें कि वो अपना क्रेडिट बैलेंस रखता है और एडवांस में पेमेंट करके रखता है अपनी 1000 रुपये मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना है। लेकिन अगर मान लो एक दिन में वो कम से कम 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करता है तो 1 लाख रुपए उसे कंपनी के पास जमा करके रखना पड़ेगा। कोई भी उसकी ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएंगी उसमें से पैसा कटता जाएगा। वो हमें आके हमारे अकाउंट में जमा नहीं कराएगा पैसा, डायरेक्ट उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। जो उसका वर्चुअल अकाउंट होगा उससे वो अमाउंट डिडक्ट होगा। ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद आता है हमारा ऑथराइज एसोसिएट मैनेजमेंट सेंटर। ये आपको बताया हाँ क्या बताया इस चीज़ के लिए? इनका काम है ऑथराइज बिजनेस सेंटर, सर्विस सेंटर और डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का भी काम कर सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते फिर से बोलो। हैं। तीनों काम ये कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं, ऑथराइज एसोसिएट मैनेजमेंट सेंटर मैं इसकी बात आपको ये बताया। अपने पिन कोड में हाँ ऑपरेट करेंगे। हाँ अपने अंडर में जितने ये तीनों खुले हुए सेंटर्स उनको ऑपरेट करेंगे और नए खोलेंगे ये नहीं भी। बताया सर। ऑथराइज तीनों बताए। एसोसिएट मैनेजमेंट नहीं बताया सर। एसोसिएट मैनेजमेंट सेंटर नहीं बताया आपको। चलो ठीक है, नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताता, मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं मेजर टर्म पे, जिस टर्म पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर इसी में मिलेगा। ऑथराइज सर्विस सेंटर, ठीक है, ये हमारी सबसे मेजर टर्म है। इसका काम होता है कंपनी और अदर एसोसिएट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट कुड बी सर्विस, दैट कुड बी रेवेन्यू, दैट कुड बी ब्रांड विजिबिलिटी, दैट कुड बी एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी। कंपनी को जो आंसरेबल होगा वो ये आदमी होगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर, हर चीज़ के। इसे बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, विजिबिलिटी। ये आदमी एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि इजी टू रीच हो। किसी भी ऑथराइज एसोसिएट मैनेजमेंट सेंटर के लिए, ठीक है, किसी भी ऑथराइज बिजनेस सेंटर के लिए, सॉरी, जितने भी हमारे एसोसिएट्स बनेंगे उन सब के लिए विजिबल हो। अगर मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की तो मैं भाग के उसके पास जा सकूं या फिर आसानी इस वजह से पकड़ सकूं, कुछ भी कर सकूं। ठीक है, यानी सेंट्रलाइज लोकेशन देखनी है आप लोगों को उसके लिए पूरी विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो बोर्ड बैनर कुछ भी लगाता है तो वो सबको प्रॉपर नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि आपको एक तरह से पूरा एक पिन कोड का बिजनेस स्पेक्ट्रम देखना है जिसका पूरे मार्केट में बहुत अच्छा होल्ड हो, जिसको जो बोलते हैं वो आदमी वो करता हो। ऐसा होता है ना, जनरली हर मार्केट में होता है। एक आदमी ऐसा होता ही है जो बिल्कुल मोनोपोली की तरह काम करता है, तो वही मोनोपोली से जो काम कर रहा है ना एक पिन कोड में, वो आदमी आपका ऑथराइज सर्विस सेंटर आपको बना। एक ऑथराइज सेंटर एक पिन कोड को कवर अप करता है। एक ऑथराइज सर्विस सेंटर एक पिन कोड को कवर अप करता है। अगर वो किसी और को भी कवर अप करना चाहता है तो उसे अपनी फिजिकल अपीयरेंस शो करनी पड़ेगी, यानी कि एक पिन कोड में एक ऑफिस, दूसरे पिन कोड में दूसरा, तीसरे पिन कोड में तीसरा ऑफिस। ये होना मैंडेटरी है। अगर ये चीज़ क्राइटेरिया कंप्लीट करता है तभी उसे कोई दूसरा हम लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तीसरा स्टाफिंग, मैन पावर एंड स्टाफिंग। उसे कम से कम एक काउंसलर अपने पास रखना है जो कि जितने भी एसोसिएट बन रहे हैं, फ्रेंचाइजीज, ADMC, ASMC और ARMC, इन सब के जो भी इशू होते हैं, कुछ भी होता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, उन्हें देख सके। अगर कोई मिलने आ रहा है उनसे तो उनसे बात कर सके, क्योंकि जो उनका ऑफिस होगा वो एक तरह से इंडिया ऑन फोन का ब्रांच ऑफिस होगा। ठीक है, वो सबकी क्वेरीज हैंडल करेगी वहाँ पे बैठ के, या फिर कस्टमर केयर के साथ कोऑर्डिनेट करेगी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। एक होगा डेटा मैनेजमेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि प्रोफाइल पोस्ट करेगा। एक होगा फील्ड एग्जीक्यूटिव जिसे वो अपने तरीके से यूज़ कर सकता है, या तो और एसोसिएट्स बढ़ाने के लिए, या फिर पेमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं
जो मैंडेटरी है एक पर्सन को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तभी वो जुड़ सकता है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए उसके पास, एक अच्छा सा दिखने में ऑफिस होना चाहिए क्योंकि लगे कि हाँ इंडिया ऑन फोन को रिप्रेजेंट करेगा ये ऑफिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका काम है सबको कोऑर्डिनेट करना, तो इनका कोऑर्डिनेशन में क्या हाथ रहेगा? सबसे पहले ये चीज़, इनका कोऑर्डिनेशन में ये हाथ रहेगा कि जितने भी इसके पिन कोड में लोग हैं, जितने भी इसके पिन कोड में इसके ऑथराइज बिजनेस सेंटर्स हैं यानी फ्रेंचाइजीज हैं, उन सबको ये क्रेडिट बैलेंस प्रोवाइड करा सकता है। आपका क्वेश्चन था ना, ये सबको क्रेडिट बैलेंस देगा। रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर के पास पैसा है तो ठीक, अगर नहीं है तो ये इससे ले सकता है। ये हमारे साथ कंपनी के साथ अपने IoT अकाउंट में एक काफ़ी बड़े अमाउंट को मेंटेन करके रखेगा। आगे से वो कब पैसा ले रहा है वो उसका हेडेक है, एक दिन में जाके ले, 2 दिन में ले, हफ्ते भर में जाके ले, बाई वीकली ले, मंथ में एक बार जाके ले, वो उस पर डिपेंड करता है। जो एक एग्जीक्यूटिव रखा है वो इस चीज़ का पर्पस भी सॉल्व करेगा। उन्होंने वहाँ से ट्रांजेक्शन कर दी, पैसा किसका कटा? सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर का। उन्होंने कुछ भी काम कर लिया, पैसा किसका कटा? ऑथराइज सर्विस सेंटर का। जो 100 रुपये कमीशन थी, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑथराइज रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर के पास ही जाके ली जाए, वो ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर भी ले सकता है, बशर्ते वो पैसे कटवाएगा कौन? ऑथराइज सर्विस सेंटर, जो मेन उस पिन कोड का हेड है। पैसे उसके अकाउंट से कटेंगे, वो बाद में 100 रुपये कलेक्ट करता है। कंपनी का जो कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ ऑथराइज सर्विस सेंटर के साथ होगा। आगे कुछ भी ट्रांजैक्शंस होती रहे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास पैसा उसी टाइम आ रहा है जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर ये ऑथराइज सर्विस सेंटर अपने नीचे अगर किसी को अपॉइंट करता है, अपॉइंट इन द सेंस फ्रेंचाइजी, ABC बनाता है, कोई भी फ्रेंचाइजी बनाता है, तो जो हमारा इस टाइम रजिस्ट्रेशन फी वैसे तो 25,000 है, 2500 है पर एसोसिएट, बट इनॉग्रल स्कीम के अंडर हम इसे 250 रुपये में दे रहे हैं, 250 रुपीज़ में। तो उसे 250 रुपीज़ का 30% मिलेगा अगर वो डायरेक्ट किसी को बना रहा है। 30% उसे क्यों मिलेगा? उसका रीज़न ये है कि वो उसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आगे चाहे वो भागे पैसे लेके, चाहे काम कुछ भी करे, कुछ भी 2 नंबर का काम करता है, कुछ भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए ऑथराइज सर्विस सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर वो पैसा लेके भाग गया तो भाग गया, लेकिन हमारे पास तो पैसा आ चुका है क्योंकि हमने ऑथराइज सर्विस सेंटर के पैसे काट रखे हैं, पहले ले ली। वो हमसे नहीं पूछेगा, वो सिर्फ अपने उसी आदमी से पूछेगा जिसे उसने अपॉइंट किया, जिससे रिस्क नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। वो अगर किसी को ऑथराइज बिजनेस सेंटर बना रहा है हमारा, तो हर चीज़ देखेगा पहले कि क्या वो वाकई में काम करने लायक है। सिर्फ बना के छोड़ दिया, वो काम नहीं कर रहे, क्या फ़ायदा है ना। और अगर किसी के पास अगर मोटी पेमेंट आ गई कोई 10-15 हज़ार रुपये की, क्योंकि कभी कभी किसी लोकेशन में 10-15 हज़ार रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उस पैसे को लेके भाग गया, तो पैसे लेके के भागा भी तो किसके भागा? ऑथराइज सर्विस सेंटर, कंपनी के लेके नहीं भागा, क्योंकि कंपनी के पास उसी टाइम आ गए थे वो पैसे जिस टाइम को वो पेमेंट हुई। तो ये देख के बनाएगा, सोच समझ के बनाएगा लोगों को कि हाँ ये लोग काम करने लायक हैं या नहीं, सिर्फ अपने टारगेट कंप्लीट करने के लिए नहीं बनाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी नए ऑथराइज बिजनेस सेंटर को ये अपॉइंट करेगा तो इसे 30% मिलेगा, यानी 250 रुपये का 30% हो गया 75%। उसके बाद आता है हमारा ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर। ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर पे 20 रुपये मिलते थे उसको, ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर को, बाकी बचे हुए 5 रुपये वो कंपनी के नहीं होते हैं, वो ऑथराइज सर्विस सेंटर के होते हैं, यानी 20% ऑन प्रोफाइल पोस्टिंग। मैंने बताया था ना उसके पास एक कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए, है ना, वो इसीलिए था ताकि वो उसकी प्रोफाइल पोस्ट कर सके, कस्टमर केयर को भेज सके प्रोफाइल पोस्ट के, ये आदमी है, इसने ये सर्विसेज ली है, या ये ऐसा सर्विस प्रोवाइडर बनेगा। क्योंकि अगर किसी को सर्विस प्रोवाइडर बनना है तो अपनी हर चीज़ को डिफाइन करता है, हर चीज़ को डिफाइन करता है। मेरा ये स्पेशलाइजेशन है, मैं इस लोकेशन में काम करता हूँ, मैं इतने बजे से इतने बजे तक काम करता हूँ, मैं इस दिन छुट्टी करता हूँ, मेरा काम ये होता है और मुझे इसी लोकेशन में काम चाहिए, मुझे किसी और में नहीं चाहिए। हर चीज़ कस्टमर केयर वालों को बोलने में, समझाने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन वहाँ पे पहले वो उसे पूरा ड्राफ्ट करेगा, उसके बाद कस्टमर केयर पर भेजेगा, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट सेंटर जो प्रोफाइल पोस्टिंग पे 5 रुपये मिलेंगे इसे। दूसरा, ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर जितने भी बनेंगे
उन सब पे उसे 10% मिलेगा। 100 रुपये अगर कोई ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है, बुकिंग चार्जेस यानी हमारे साथ रजिस्टर हो गए, तो उसमें से 20 रुपये हो गए ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर के, और 10 रुपये हो गए ऑथराइज सर्विस सेंटर के, जो उस पिन कोड का हेड है। क्यों दे रहे हैं हम उसे 10 रुपये? तो रिस्क ले रहा है उसकी। बिल्कुल, रिस्क ले रहा है, रिस्क पे ही पैसा मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, सर्विस प्रोवाइडर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि वो उसी की चेन में ही तो है। जिसने बनाया उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उसकी, जिसने बनाया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस मैनेजमेंट सेंटर ने ली। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ऑथराइज सर्विस सेंटर की, जिसके लिए वो पैसा क्लेम करता है, एक जगह 20%, एक जगह 10% ऑथराइज डेटा मैनेजमेंट सेंटर से। अब आता है रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर। रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर तो अपना काम खुद ही करता रहता है ना, अपना IoT कैश अकाउंट क्रिएट करके खुद करता रहता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपने अकाउंट में पैसा रख सके। इसमें 2 कंडीशन है। पहला, जब उसके अकाउंट में पैसा होता है वो ट्रांजेक्शन करता है, उसके अंडर जितने भी ऑथराइज्ड रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर हैं, वो जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका 1% तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स्ड। लेकिन इफ़ इन केस उसके पास पैसा नहीं है, किसके? ऑथराइज्ड रेवेन्यू मैनेजमेंट सेंटर के पास, तब भी उसके पास कोई आ रहा और पेमेंट कर रहा है, तो वो इस केस में अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर से कोऑर्डिनेट करेगा और उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो अपना 5% शेयर कर सकता है। इसके बाद आता है हमारा ऑथराइज सर्विस मैनेजमेंट सेंटर, जिसके ऊपर 10% मिलता है उसे ऑर्डर जनरेशन पे भी, ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे भी। 20% मिलता था पहले उन दोनों को, ऑथराइज सर्विस सेंटर में सर्विस मैनेजमेंट सेंटर को, लेकिन ऑथराइज बिजनेस सेंटर पे उसे, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे उसे 10% मिलता है। ठीक है, यानी हर चीज़ पे मिनिमम 10% तो उसे मिलता ही मिलता है ऑथराइज सर्विस सेंटर को। ठीक है, अच्छा, अब इसकी ऑथराइज सर्विस सेंटर बनने की जो मेजर कंडीशन है वो क्या है? जो मेजर कंडीशन है, पहले ये बताओ कि अब तक जो मैंने समझाया, जो मैंने बताया एक्चुअली, उस समय आपको किस किस चीज़ में कन्फ्यूजन है? क्योंकि मैं दोबारा पूछूंगा और उससे नहीं आया तो मैं दोबारा भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मुझे बताओ हमने जो बताया क्या वो क्लियर है? राजेश, किसी को किसी चीज़ में डाउट है? पानी नहीं। मैं खुद ही पूछ लूँ। हम एक पिन कोड पे क्या दूसरा आदमी रख ही नहीं सकते सर्विस सेंटर? रख सकते हैं। कंपनी तो कुछ नहीं कर सकती है ना? एक इनपुट पे ही रहेगा, क्यों? फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सा इको सेंटर किसके पास जाएगा, कौन सा सेंटर किसके पास जाएगा। किसी के पास इस चीज़ का जवाब है कि हम एक पिन कोड पे दूसरा सर्विस सेंटर रख सकते हैं या नहीं? रख सकते हैं, लेकिन सबके लेकिन सब उसकी सर्विस तो डिफरेंट है, किस टाइप से सर्विस दे रहा है, या उसका अकाउंट मतलब होल्ड कैसा है, उसका मार्केट में क्या होल्ड है, कैपिटल किस टाइप का है उसके पास में, मतलब जो मतलब कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो उतना सक्षम नहीं है जो सर्विसेज प्रोवाइड करे या मार्केट को कैप्चर ना कर पाए, तो उस पॉइंट को हम दूसरा बना सकते हैं, तो उसको कैंसिल करके बनाएंगे। ऐसे बोल रहे थे कुछ लोग। तो जैसे वो कोई एक ऐसी जो है, अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे और भी मेरा किसी और पिन कोड एरिया के अंदर मुझे मेरी विजिबिलिटी करनी है, ठीक है वो कर सकता है, बट उसके लिए कंपनी उससे एक एडिशनल एक अमाउंट जो है वो उससे लेगी। तो चाहे एक नहीं 2 पिन कोड एरिया, चाहे 3 में या 4 में, जैसे भी वो मैनेज कर सकता है, वो अपना सर्विस सेंटर पॉइंट कर सकता है। मैं इसका लाइव एग्जांपल